ग्रामीण विकास देश के लाखों गांवों की योजनागत स्थिति विभिन्न विकास कार्यों के बावजूद अभी भी दयनीय है। पेरियार के अनुसार गांव की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक उन्हें उपनगरों में परिवर्तित न कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने बताया कि कई गांवों की जिनकी कुल आबादी 5,000 तक हो, एक यूनिट बना दिया जाए और इस यूनिट को सभी आधुनिक सुविधाएं, विद्यालय, अस्पताल, सिनेमाघर, पार्क, क्लब, बैंक, डाकघर की सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए समय और साधनों की आवश्यकता होगी। ग्रामीण विकास के लिए पेरियार ने अन्य निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। नंबर 1, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, जोतने, बोने, काटने और सिंचाई के काम में मशीन का उपयोग हो। नंबर 3, मशीन से चलने वाले छोटे उद्योग धंधे चालू किए जाए। नंबर 4, सहयोग समितियों का गठन हो ताकि साहूकार तथा अन्य शोषक वर्ग समाप्त किए जाए। नंबर 5, सहयोगी समितियों तथा नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार दिए जाए। नंबर 6, आम लोगों के ऋण समाप्त किए जाए। नंबर 7, नियम में सुधार करके मुकदमेबाजी को कम किया जाए तथा नंबर 8, उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाए। उपनगरों में शिक्षा की उन्नति पर पेरियार ने बहुत जोर दिया है, क्योंकि अंधविश्वासों तथा आर्थिक और सामाजिक अन्याय के मिटाने को लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक लोकतंत्र की भी सिफारिश की है। समाजवादी विचारों से प्रभावित होने के बावजूद भी वे व्यक्तिगत पूंजी के मिटाने के पक्ष में नहीं थे। हाँ, वे खेत के उपज में खेत मजदूरों को 60% और खेत के मालिक को 40% देने के पक्ष में थे। ऊपर देखने से जो भी लगे, पेरियार के हिंदी विरोधी और दक्षिण में एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य गठित करने के लिए आंदोलन के पीछे भी ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का होवा काम कर रहा था। तमिलनाडु में हिंदी के अनिवार्य विषय के रूप में पठन पाठन से तमिल भाषा, संस्कृति और संस्कृति पर प्रभाव पड़ना जरूरी था और पेरियार का इतना बोलो क्या ये क्या ये और बस हो गया, तेरा हो गया, तू बोल क्या फोन और बस एक ही तेरे को भैया दो दे दी। चलो और अलग अलग से दूँ, एक से दूँ, एक तेरा कौन सा ले लेगा? चलो हो गया, जाओ। भैया
खेद के लिए समा है, बीच में हमारे ग्राहक कस्टमर आ जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। ऊपर देखने से जो भी लगे, पेरियार के हिंदी विरोधी और दक्षिण में एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य गठित करने के लिए आंदोलन के पीछे भी ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का हुआ काम कर रहा था। तमिलनाडु में हिंदी के अनिवार्य विषय के रूप में पठन पाठन से तमिल भाषा, संस्कृति और संस्कृति पर प्रभाव पड़ना जरूरी था, और पेरियार का इनसे नज़दीक का संबंध था। इसके साथ ही जो दूसरी बात हुई थी वह यह थी कि तमिल एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, जबकि हिंदी एक नई और कम विकसित। अतः तमिलों के लिए तमिल को क्षति पहुंचाकर हिंदी का अध्ययन नागवार गुजरता था। फिर उत्तर भारत के लोगों ने ही तमिलों की भावना को कितनी कदर की। त्रिभाषा नुक्सा के पीछे मात्र एक ही भावना थी कि दक्षिण भारत के किसी एक भाषा को उत्तर में प्रचार प्रसार बढ़ाना। क्या इसमें इतने वर्षों के बाद भी कोई प्रगति हुई? एक अन्य बात यह है कि उत्तर भारत के लोग तमिल भाषा भाषियों को हिंदी नहीं पढ़ने के लिए दोषी ठहराते तो नहीं थकते, पर स्वयं हिंदी का अध्ययन कितनी ईमानदारी से करते हैं। इस कथन की सार्थकता यदि देखनी है तो उन स्थानों पर नज़र डालो जहां अंग्रेजी की शिक्षा आसानी से उपलब्ध है। वहां अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने की एक दो और सी लगी रहती है, जैसे कि हिंदी एक दूसरे दर्जे की घटिया भाषा हो। फिर दलितों के बावजूद भी और पक्ष विपक्ष में झगड़े तर्क हैं, जैसे कि एक राजकीय भाषा के न होने पर भी रूस एक विश्व का दूसरा महान राष्ट्र है, कनाडा में 2 और स्विट्जरलैंड में राजकाज की 3 भाषाएं हैं। यह एक तथ्य है कि एक राजभाषा से कार्य निष्पादन में एवं एक दूसरे को समझने में आसानी होगी और खर्च भी कम बैठेगा। साथ ही अंग्रेजी के प्रचलन से प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द उच्च वर्गीय लोगों को अधिक लाभ हो सकता है, सत्ता से वंचित लोगों को नहीं। पर तमिलनाडु के गैर ब्राह्मण हिंदी का जो इतना जोरदार विरोध कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही लिपि एक है, और संस्कृत ब्राह्मणों के विशेष भाषा रही है। उन्हीं दिनों कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं की ओर से कई अवसरों पर कहा गया था कि हिंदी के पठन पाठन से संस्कृत का समृद्ध भंडार पाठकों की पहुंच में आ जाएगा। यही नहीं, कुछ ने यहाँ तक कह डाला था कि संस्कृत आज विद्वानों की तो निकट भविष्य में आम लोगों की भाषा होकर रहेगी। हिंदी के पठन पाठन से ब्राह्मणों को ही अधिक नौकरी मिल रही थी, क्योंकि उन्हीं में हिंदी के पढ़े लिखे लोग अधिक थे। हिंदी के विरोधी का यह एक दूसरा स्पष्ट कारण था। हिंदी का विरोध का ये दूसरा एक स्पष्ट कारण था। तमिलनाडु एक अलग प्रांत बनाने की मांग कई अवसरों पर पहले भी की गई थी। यही नहीं, नस्ल और भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की बात मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में भी उठाई गई थी। यही नहीं, सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 के स्थान पर जो 21 प्रांतीय कांग्रेस समितियां गठन की थी, उनमें तमिल प्रांतीय कांग्रेस इकाई भी एक थी। पर सन 1937 में जब चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत हुई तो जस्टिस पार्टी ने इसे ब्राह्मणों की वापसी के रूप में लिया।
और तमिलों के लिए अलग से प्रांत गठित करने की मांग को हवा दी। सन 1938 में जब सलेम की एक सभा में पेरियार ने एक अलग से स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग उठाई तो उसी वर्ष एक जस्टिस पार्टी के सदस्य ने तिरुचिन्नापल्ली में तमिल मुक्ति संघ की स्थापना की। वहीं पर आयोजित तृतीय तमिल सम्मेलन में तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। उसके बाद घटना तेजी से घटी और पेरियार सन 1940 में बम्बई गए और वहाँ मिस्टर जिन्ना और डॉक्टर अम्बेडकर से मिले। लौटने पर वे एक सार्वभौमिक शक्ति संपन्न तमिल राज्य की मांग करने लगे। जिन्ना ने मद्रास में आयोजित मुस्लिम लीग सम्मेलन में पाकिस्तान और भारत के साथ साथ एक तीसरे राज्य द्रविड़िस्तान की भी मांग उठाई। कुछ दिन तक तमिलनाडु की जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग ने साथ साथ काम भी किया। कुछ काम बना नहीं, पर मांग दबी नहीं। सन 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ा तो कुछ द्रविड़ नेताओं ने ब्राह्मण से तमिलनाडु छोड़ने की मांग की। सन 1944 में द्रविड़ कड़गम और सन 1949 में इससे अलग गठित द्रविड़ मुनेत्र कज़गम का भी उद्देश्य अनंत एक ही स्वतंत्र सार्वभौमिक राज्य स्थापित करना था। यह मांग सन 1963 में छोड़ी गई जब भारत से अलग होने के प्रयास को संविधान में संशोधित करके दंडनीय करार दिया गया। मद्रास के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के एक सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे एक पत्र से इन घटनाओं के कारण कुछ समझ में आ सकते हैं। पत्र पेरियार के 95वें जन्म दिवस के अवसर पर लिखा गया था। तमिलनाडु में गैर ब्राह्मणों के राज्य की संख्या के आधार पर असंभावी बताते हुए पत्र लेखक ने कहा था कि यदि पेरियार को विश्वास दिया जाता कि श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ है और वे है ही तो पेरियार तमिलनाडु के लिए अलग स्वतंत्र राज्य की अपनी मांग को छोड़ भी सकते थे। प्रधानमंत्री और परिवार के बीच बातचीत की भी सलाह पत्र में दी गई थी।